हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सुर बदले धड़कनों के। इस बार जब गर्मी की छुट्टियों में तान्या अपनी मम्मी के साथ नानी के घर रुड़की आई तो उन्हीं दिनों उसके बड़े मामा मामी भी छुट्टी लेकर आए हुए थे। इसलिए उनके साथ घूमने फिरने और बातों में ही सारा समय बीत गया। छुट्टियां खत्म हुई तो दिल्ली तक तान्या के बड़े मामा निकुंज और मामी शिवाली उन्हें अपनी कार से दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने आए। दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट के टाइम से 2 घंटे पहले वे पहुंच गए। मम्मी के साथ एयरपोर्ट में प्रवेश से पहले तान्या मामी से गले मिलते हुए बोली, देखो मामी, मेरी हाइट आपके बराबर हो गई है। मुझे मामा जैसी हाइट पकड़नी है। मामा तो 6 फुट के हैं और मैं उनसे केवल 4 इंच छोटी हूँ। तेरी मम्मी की और मेरी हाइट लगभग बराबर है। तुझे पता है हम जैसी लंबी हाइट की लड़कियों को शादी के लिए लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तू 6 फुट की हो जाएगी तो हम सबके लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मामी एक बात बताओ, नानी को, मम्मी को और आपको भी मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों रहती है? मैंने अभी तो एमएससी एविएशन पूरा किया है और अब मैं एविएशन अफसर बनने का एडवांस कोर्स कर रही हूँ। मुझे हर हालत में अपना सपना पूरा करना है और आर्मी ज्वाइन करनी है। ठीक है, तेरी पढ़ाई कौन रोक रहा है? तू जितना चाहती है पढ़ ले, पायलट अफसर भी बन जा, पर एक समय तो आएगा जब तेरा मन किसी को लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा। आर्मी ज्वाइन कर भी लेगी तो शादी तो तेरी हमें करनी ही है। तेरी मामी यह कहना चाह रही है। मामा ने मुस्कुराते हुए तान्या को समझाना चाहा। अपने पर्स से चेकिंग हेतु एयर टिकट निकालते हुए तान्या बोली, मामा आप मामी की बात छोड़ो, आप तो मिलिट्री में कैप्टन हो। आप बताओ, आप क्या चाहते हो? क्या मैं अपना विज़न बदल दूं, शादी की सोचने लगूं? अब तू बड़ी हो गई है, हम सब की एक ही तो लाडली है, इसलिए हम सब हमेशा तेरे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। कहते हुए मामा ने तान्या को गले से लगा लिया। समय हो रहा था। मामा मामी को बाय बाय करते हुए तान्या ने अपनी मम्मी के साथ एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया। लगेज चेक इन के बाद अपने बोर्डिंग पास लेकर दोनों वेटिंग लाउंज में डिस्प्ले बोर्ड के सामने सीट पर बैठ गए। बैठते ही तान्या बोली, मम्मा काश हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म भी इतनी नीट एंड क्लीन होते। एक दिन वह भी आ जाएगा बेटी, माँ ने बड़ी तसल्ली से कहा। पता नहीं कब आएगा वह दिन, तान्या मन ही मन बुदबुदाई। इंडिगो फ्लाइट नंबर 232 एक ही उड़ान के लिए गेट नंबर 2 से एरोप्लेन में एंट्री शुरू हो गई थी। माँ के साथ चलती हुई तान्या ने एरोप्लेन के भीतर अपनी निर्धारित सीटों के पास पहुंचकर नंबर देखने के बाद माँ को विंडो वाली सीट पर बिठा दिया। वह जानती थी कि 3 सीटों में से विंडो वाली सीट किसी और को अलॉट है और माँ को विंडो सीट ही पसंद है। इसलिए उसने माँ को विंडो सीट पर बिठा दिया और खुद बीच वाली सीट पर बैठ गई। उसने सोच लिया था कि जो भी तीसरी सीट पर आएगा उससे रिक्वेस्ट कर लेगी कि वह किनारे वाली सीट पर बैठ जाए। तभी स्मार्ट 6 फुट हाइट के बेहद आकर्षक तथा हैंडसम लड़के ने किनारे वाली खाली सीट के पास रुककर पहले तो ऊपर के कैबिन में अपना हैंडबैग रखा, फिर एक नज़र सीट नंबर पर डाली और बारी बारी से तान्या और उसकी मम्मी को देखने के बाद अपनी उंगली से तान्या की मम्मी को इंगित करते हुए बुदबुदाया, मम्मी एंड डॉटर। उसकी बुदबुदाहट सुनकर तान्या बोल पड़ी, यस शी इज़ माई मॉम अनिला एंड माई सेल्फ तान्या। तान्या लेट मी गो टू माई अलॉटेड सीट। कहते हुए अनिला उठने को हुई, तभी तान्या ने उन्हें बैठे रहने का इशारा करके उस हैंडसम से कहा, आई फील ग्लैड इफ़ यू कैन एडजस्ट। तान्या की बात पूरी होने से पहले ही वह बोला, लेट हर सिट ऑन दैट सीट तान्या। इतना कहकर वह किनारे वाली सीट पर बैठ गया और बीच वाली सीट पर बैठी तान्या से बोला, आई एम डॉक्टर नितिन। ओ नाइस, आर यू बिलोंग्स टू मुंबई? नहीं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। माँ संसार में है नहीं, डैडी की तबीयत बिगड़ जाने के कारण 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर दिल्ली गया था, पर तीसरे ही दिन लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह लास्ट फ्लाइट है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण आज रात 12 बजे से सारी ट्रेन्स, फ्लाइट्स, इंटरस्टेट बसेस सबकी गतिविधियां बंद हो रही हैं। पूरी कंट्री में आज रात 12 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मेरी छुट्टियां भी कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए कैंसिल कर दी गई हैं। तान्या अब तक चुप थी, अचानक पूछ बैठी, न्यूज़ मैं भी सुन रही थी डॉक्टर, पर यह वायरस क्या इतना गंभीर है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाना
और ट्रैवलिंग तथा मूवमेंट रोक देना ज़रूरी था क्या? हाँ, बीमारी स्प्रेड ना हो इसलिए स्टेप तो सही है, लेकिन कितना सफल रहेगा यह आने वाला समय ही बताएगा। तभी यात्रियों से अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लेने का अनुरोध हुआ। साथ ही एयर होस्टेस ने आवश्यक निर्देशों का प्रैक्टिकल डिस्प्ले करके बताया और उसके बाद उस फ्लाइट ने कुछ देर रनवे पर दौड़ने के बाद उड़ान भरी। केबिन क्रू के अनाउंसमेंट से पता चला कि कुल 1 घंटे 55 मिनट का दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र है। फ्लाइट ने ठीक 19 बजकर 20 मिनट पर टेक ऑन किया। आसमान में पहुंचकर एरोप्लेन के एक लेवल पर आने के बाद सीट बेल्ट खोलने की इंस्ट्रक्शंस दे दी गईं। रिलैक्स होकर बैठने के बाद तान्या ने 2-3 बार मुंह घुमाकर डॉक्टर नितिन की तरफ देखा। वह कानों में ईयर प्लग लगाए संगीत सुनने में व्यस्त हो गया था। हष्टपुष्ट शरीर का मालिक, चेहरे पर तेज निश्चिंत चेहरा, बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, घुंघराले बाल, डेनिम की शर्ट और पैंट पहने, आंखों पर महंगा चश्मा पहने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व डॉक्टर नितिन। तान्या सोचने लगी कि हॉस्पिटल में सफ़ेद कोट पहने वह कैसा लगता होगा। उसने पहली बार एक अच्छी हाइट वाले स्मार्ट और यंग डॉक्टर को देखा था। अभी इंटर्नशिप कर रहा है तो शादी तो हुई नहीं होगी। हाँ, यह हो सकता है कि अपने साथ पढ़ने वाली किसी लेडी डॉक्टर से उसका अफेयर हो। सच तो यह था कि जीवन में पहली बार तान्या को महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कनों के सुर बदल गए हैं। अगर कभी उसका मन शादी को राज़ी होगा तो ऐसा ही लड़का वह चाहेगी। वह अपने साथ उसको लेकर पेयर मैचिंग करने लगी। उसे लगा मामी सही तो कहती हैं कि लंबे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इस उड़ान के साथ साथ वह अपना कल्पना की भी उड़ान भरने लगी थी। पर तान्या के विचारों से बेखबर नितिन कानों में ईयर प्लग ठूसे आंखें बंद करके संगीत सुनने में व्यस्त था। कहते हैं कि जब अपने को बहुत आकर्षक समझने वाली किसी खूबसूरत लड़की की तरफ स्मार्ट और हैंडसम दिखने वाला लड़का कोई विशेष तवज्जो नहीं देता तो उस लड़की के अहम को ठेस सी लगती है। उसने वहाँ से ध्यान हटाकर दूसरी तरफ लगाना चाहा। अनिला तो चाहे ट्रेन हो या फ्लाइट हमेशा की तरह गति पकड़ते ही नींद के झोंके लेने लगी, इसलिए उन्हें किनारे की विंडो वाली सीट पसंद थी। एक दिन वह भी पायलट सीट पर बैठकर इससे भी तेज़ गति से फाइटर प्लेन चलाएगी। उसका ध्यान अपने सहपाठी तेजस की तरफ चला गया। उसका किसी से कंपटीशन था तो तेजस से। क्लास में वही उससे 1 इंच ऊंची हाइट का था। अपने को उसने ऊंची हाइट का दिखाने के लिए 2 इंच ऊंची हील के सैंडल या चप्पलें पहनती थी। तेजस के बुद्धि कौशल की वे कायल थी। अपने मन को पूरे नियंत्रण में रखते हुए वह उससे बातें तो खूब घुल मिल कर करती थी, पर कभी सीमा पार करने की हिम्मत न कर सके। ऐसा तान्या ने अपना स्वभाव बना रखा था। इसलिए उसके सहपाठी जो अपना दिल उसे देना तो चाहते थे पर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उन्होंने तान्या को बंद किताब की उपमा दे रखी थी, एक ऐसी किताब जिसे केवल तान्या ही खोल सकती थी। एक बार तान्या ने एविएशन के एडवांस कोर्स की क्लास में अपने करीब बैठे तेजस की उसके मुंह पर ही तारीफ कर दी। आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। यह बताओ कि ऐसा क्या खाते हो जिससे तुम्हारा ब्रेन एक बार में ही सब ग्रास्प कर लेता है। तेजस इतना सुनते ही उसके करीब खिसकते हुए बोला, क्या वास्तव में मैं आज तुम्हें जच रहा हूँ? यस, इट इज़ फैक्ट। तुम पर स्मॉल चेक वाली ब्लैक शर्ट और ऑफ वाइट ट्राउज़र बहुत जमता है। फिर मैचिंग टाई पहनकर तुम बहुत अच्छे लगते हो। उस दिन तेजस तान्या के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पगला सा गया। अचानक बोल पड़ा, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे उसकी बात को काटते हुए तान्या बोली, मुझे पता है कि आगे तुम क्या कहने वाले हो, इसलिए मैं पहले से ही तुम्हें बता दे रही हूँ कि मेरा यह शरीर तुम्हारे लिए नहीं बना है, यह किसी और के लिए है। कहकर वह जोर से हंसी। तेजस जितना तान्या की तरफ खिसका था उतना ही वापस खिसक कर बैठ गया। अचानक तान्या का ध्यान फिर नितिन की तरफ चला गया। उसे अपनी ही दुनिया में खोया देखकर इस बार उससे रहा नहीं गया। उसने जानबूझकर अपनी कोहनी से उसकी कोहनी जोर से टकरा दी। तान्या चाहती थी वही हुआ। नितिन का ध्यान भंग हुआ। उसने ईयर प्लग कानों से हटाए और फिर तान्या को देखते हुए बोला, एनी प्रॉब्लम? तान्या ने समझ लिया था कि अगर उसने नो कह दिया तो यह फिर कानों में ईयर प्लग लगाकर म्यूज़िक सुनने में व्यस्त हो जाएगा और यह सफ़र भी कोई लंबा नहीं है। इसलिए वह बोली, हाँ प्रॉब्लम है। कानों में लगे दोनों ईयर प्लग हटाकर नितिन बोला, ओह क्या प्रॉब्लम है, मुझे खुशी होगी तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। यह सुनते ही तान्या को मौका मिल गया।
वह अपनी मुस्कान को जितना कातिलाना बना सकती थी उतना बनाती हुई बोली, छोटा सा सफ़र है। बाएं मम्मी तो निद्रा की गोद में चली गई हैं और आप संगीत सुनने में व्यस्त हो गए। बीच में फंसी बैठी मैं बोर हो रही हूँ। आखिर करूँ तो क्या करूँ? यदि तुम्हें भी संगीत का शौक है तो यह लो ईयर प्लग, तुम अपने कान में लगा लो। एक मैं लगा लेता हूँ, दोनों मिलकर संगीत सुनते हैं। अरे संगीत तो मैं घर में भी सुनती रहती हूँ। मुझे तो बातें करना अच्छा लगता है और इससे समय भी अच्छा कट जाता है। तो लो, मैं ईयर प्लग जेब में रख लेता हूँ, मोबाइल का म्यूज़िक ऑफ कर देता हूँ। बातें करना तो मुझे भी अच्छा लगता है। बोलो, क्या बातें करनी है? आप अपने बारे में कुछ बताएं, फिर मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछें। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही, ताकि सफ़र बातों बातों में कट जाए और बोरियत भी ना हो। तान्या की नज़रों की भाषा और भावनाएं समझते हुए नितिन मुस्कुराया और बोला, प्यार भरी बातें करना चाह रही हो तो यह तभी संभव है जब मुझे अपनत्व से पुकारो। अपनत्व से मतलब? तान्या ने थोड़ा उसकी तरफ झुकते हुए पूछा। मतलब मुझे आप कहना छोड़कर तुम कहो। जैसे तुम मुझसे पूछ सकती हो कि नितिन, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तब मैं कहूँगा नहीं, मुझे अभी कोई सुटेबल लड़की नहीं मिली है। या मेरा यह भी उत्तर हो सकता है कि अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है, शादी के बारे में नहीं सोचा है। तान्या को उसकी बातों में रस आना शुरू हो गया था, इसलिए जब बोलते बोलते नितिन ने चुप होकर तान्या के नैनों में अपनी नज़रें समा दी तो प्रेम के रहस्यमयी जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तान्या के मुंह से निकल पड़ा, डॉक्टर तुम चुप क्यों हो गए? मुझे तुम्हारा बोलना अच्छा लग रहा था, तुम्हें तो अच्छा लगना शुरू हो गया, पर तुम शांत और चुप हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुम कुछ अपने बारे में बताओ, अपनी शादी वगैरह के बारे में। तान्या, जो अभी तक तो चाह रही थी कि नितिन उससे खूब सारी बातें करे, पर जब उसने बातें शुरू करी तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने मन के उद्गारों को कैसे व्यक्त करे। अपने मन के विचारों की बंद किताब एकदम से कैसे खोलकर कह डाले कि वह उसे चाहने लगी है। यह भी बात ठीक नहीं रहेगी। मगर जब नितिन ने उसे बोलने के लिए बाध्य किया तो उसने बताना शुरू किया। उसके पिता फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और प्लेन क्रैश हो जाने के कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। से मेरा सपना भी फ्लाइट अफसर बनने का है। आजकल मैं एमएससी एविएशन करने के बाद एविएशन का एडवांस कोर्स कर रही हूँ। रही शादी की बात, तो इस बारे में बस इतना ही जानती हूँ कि जब भी शादी करूँगी तो तुम्हारे जैसी हाइट वाले लड़के से। मेरे जैसी हाइट वाले लड़के से? इसका अर्थ हुआ कि शादी करोगी, पर मुझसे नहीं। ठीक है, मैं फिर किसी और को ढूंढ लूँगा, कहकर नितिन हंसा। उसके इतना कहते ही तान्या की हथेली स्वतः ही उसकी भुजाओं से जा चिपकी और आंखें अपनी कहानी कह बैठी। को तान्या, इन दिनों कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर है और डॉक्टर होने के नाते मेरा अभी तो केवल एक ही उद्देश्य है, अस्पताल पहुंचकर अपने स्टाफ के साथ संक्रमितों के प्राणों की रक्षा करना। उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारे जैसी हाइट की लड़कियाँ कम ही दिखती हैं और अगर तुमसे शादी हो जाती तो हमारी जोड़ी सभी को अच्छी लगेगी। कहकर नितिन अपने बाजू को थामे तान्या की हथेली को अपने दूसरे हाथ की हथेली से सहलाने लगा। तान्या को उसका सहलाना अच्छा लग रहा था। वह कुछ बोलने जा ही रही थी कि अचानक प्लेन के भीतर की सभी लाइट्स ऑन हो गईं और अनाउंसमेंट होने लगी कि शीघ्र ही हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल 1 में लैंड करने वाले हैं। कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अनाउंसमेंट में उपजे शोर से अनिला की भी आंख खुल गई। सभी यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट कसने में जुट गए। प्लेन लैंड होने के बाद जब गंतव्य पर रुका तो सभी ने उतरना शुरू किया। डॉक्टर नितिन के चेहरे पर आनंद के भाव थे। तान्या उसे पसंद आ गई थी। अपना बैग कैबिन से निकालकर वह पहले निकल गया, क्योंकि पीछे से यात्रियों ने प्लेन के एग्जिट गेट की तरफ खिसकना शुरू कर दिया था। प्लेन से निकलकर तान्या अपनी मम्मी के साथ उसी एग्जिट गेट से बाहर लॉबी में आई तो नितिन तान्या के इंतज़ार में रुका हुआ था। तीनों लगभग साथ साथ चलते हुए लगेज कलेक्शन कैरोसेल के घूमते पट्टे के पास आए। अनिला वहीं पीछे वेटिंग बेंचों में से एक खाली बेंच पर बैठ गई थी। उन्हें पता था कि चक्कर खाते कैरोसेल पर अपने सूट के सामने आने में समय लगता ही है। उसके पास बैठी विदेशी महिला लगातार खांस रही थी और बीच बीच में उसे एक दो छींकें भी आ चुकी थी। लगातार खांसने और छींकने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर नितिन
लपक कर पीछे गया और अपनी जेब से एक फेस मास्क निकालकर अनिला को देते हुए बोला, मम्मी जी आप इसे पहन लीजिए और यहाँ से हटकर उस खाली बेंच पर बैठ जाइए। अनिला उठकर उस विदेशी औरत से दूर एक खाली चेयर पर बैठ गई और नितिन अपना ब्रीफकेस लेने के लिए तान्या के पास आकर खड़ा हो गया। नितिन और तान्या ने अपने अपने लगेज संभाले। दोनों की आंखें एक बार फिर मिली। दोनों ही मुस्कुराए। फिर एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ते हुए नितिन तान्या से बोला, मुझे यह जर्नी हमेशा याद रहेगी। सी यू अगेन। कहते हुए नितिन ने अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला और तान्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तान्या कीप माई विजिटिंग कार्ड फॉर एनी मेडिकल असिस्टेंस इन केस ऑफ नीड। तान्या ने हाथ बढ़ाकर कार्ड ले लिया और फिर मुस्कुराते हुए आंखों में एक सपना लिए नितिन को अपने से दूर जाते देखने लगी। तान्या अपनी मम्मी के साथ नानी के घर रुड़की आई। छुट्टियां खत्म होने के बाद वे वापस जाने के लिए एयरपोर्ट गए। जिस फ्लाइट से वे वापस जा रहे थे उसमें साथ वाली सीट पर डॉक्टर नितिन से तान्या की मुलाकात हुई। वह इंटर्नशिप कर रहा था। बातचीत के दौरान तान्या नितिन की तरफ आकर्षित हो गई। हवाई जहाज से बाहर निकलते ही तान्या की मम्मी को लगातार सूखी खांसी होने लगी। तब डॉक्टर नितिन ने उन्हें फेस मास्क पहनने की सलाह दी और सबसे अलग बैठने को कहा। फिर तीनों एक साथ बाहर निकले और तान्या को अपना फ़ोन नंबर दिया। नितिन ने अपना ब्रीफकेस उठाया और पीछे वेटिंग बेंच पर बैठी अनिला की तरफ हाथ वेव करता हुआ तेज़ी से एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ गया। सेल्फ सर्विस ट्रॉली पर अपने दोनों सूटकेस और हैंडबैग लिए जब अनिला के साथ तान्या बाहर निकली तो सफ़ेद ड्रेस में ड्राइवर गोपाल उन्हें रिसीव करने खड़ा था। गोपाल ने लपक कर तान्या के हाथ से ट्रॉली ले ली और कार पार्किंग की तरफ बढ़ गया। अपने अपने पर्स कंधे पर लटकाए दोनों गोपाल को फॉलो करते हुए पार्किंग में खड़ी कार में बैठ गईं। अनिला ने मास्क निकालकर पर्स में रख लिया था। उन्हें मास्क पहनने में घुटन सी हो रही थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर नवी मुंबई के पलवल एरिया की पॉश लोकेलिटी में बने खूबसूरत प्राइवेट बंगलों की तरफ जाने वाली सड़क पर नीली होंडा सिटी कार ने मुड़कर जैसे ही गति पकड़ी, तान्या ने पूछा, गोपाल, सुना है कि कोरोना वायरस महाराष्ट्र में तेज़ी से फैल रहा है। हमारे एरिया की पोजीशन क्या है? आपकी हाउसिंग सोसाइटी में तो अभी कोई केस नहीं निकला है, पर हाँ आसपास की दूसरी सोसाइटियों में केसेस हैं। मैडम आप तो जानती ही हैं कि मेरा परिवार धारावी क्षेत्र में रहता है। वहाँ कोरोना ने कहर बरपा रखा है। उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। 4 डेथ भी हो चुकी हैं। मेरे बड़े भाई और भाभी भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कहते हैं कि इसमें मास्क पहनना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते रहना, दूरी बनाकर रखना और कुछ भी छूने के बाद लगातार 10 सेकेंड तक हाथ धोते रहना बहुत ज़रूरी है। हम तो डर के मारे अपनी फैमिली को आपके दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में ले आए हैं। सुनते हैं बड़ा खतरनाक वायरस है। पहले गले को जकड़ता है, फिर फेफड़ों को। आदमी तेज़ बुखार से परेशान होकर दम तोड़ देता है। कहते कहते गोपाल एकदम चुप होकर ड्राइव करता रहा। कुछ देर खामोश ड्राइविंग के बाद गोपाल बोला, मैडम अभी 45 मिनट के बाद मुंबई ही नहीं पूरा भारत अपने अपने घरों में कैद हो जाएगा। सबका मूवमेंट बंद। मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज और सभी ट्रेनिंग सेंटर बंद। ट्रेनिंग सेंटर की बात सुनते ही उसने तेजस को फ़ोन लगाया। उधर से खुशी भरा स्वर उभरा, हेलो तान्या, वेलकम बैक टू मुंबई। आई वॉज मिसिंग यू। तान्या ने सीधे मतलब की बात पूछी, क्या अपना एविएशन एडवांस स्टडी सेंटर भी क्लोज रहेगा? हाँ, टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। ओह, तान्या के मुंह से निकला। उधर से तान्या की तरफ की खामोशी को समझते हुए तेजस बोला, ओके तान्या, जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलेगी मैं तुम्हें तुरंत कॉल करूँगा। और हाँ, इस लॉकडाउन में बहुत सावधानी से रहना, अपना ध्यान रखना, बाहर निकलने की सोचना भी नहीं। महाराष्ट्र में यह वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। सी यू, गुड नाइट। और फ़ोन कट गया। चिर परिचित बंद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने से कार गुजरते देख वह समझ गई कि अभी 15 मिनट घर पहुंचने में और लगेंगे। बाय रोड कोई 37 किलोमीटर की ड्राइव थी एयरपोर्ट से पलवल तक की। वह अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन गूगल खोलकर कोविड-19 वायरस से संबंधित जानकारी जुटाने में लग गई। कुछ बातों ने उसे थोड़ा विचलित कर दिया। चीन से चले इस वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। असावधानी के कारण लोगों के जीवन को यह लील रहा है। छींकने खांसने से जो मुंह और नाक से निकलने वाले स्वैब
के छींटे पड़ने या संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुई गई किसी सतह, वस्तु, कपड़े आदि को छू लेने मात्र से यह वायरस 5 दिन बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इसके अलावा उसने गूगल से अन्य जानकारी भी इकट्ठी की, जैसे किसी सतह पर यह वायरस कितने घंटे जीवित रहता है, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, तुरंत उपचार के लिए क्या करना चाहिए आदि। घर पहुंचते पहुंचते तान्या यह समझ चुकी थी कि यह महामारी बहुत खतरनाक है। बंगले के मेन गेट के ठीक सामने गोपाल ने कार रोकी। उतरकर पहले अनिला वाली साइड का डोर खोला। अनिला के उतरते ही लपक कर तान्या वाली साइड का डोर खोला। दोनों उतरकर खड़ी हुईं तो उनकी नज़र गोपाल की पत्नी और 14 साल की लड़की पर पड़ी। साफ सुथरे कपड़ों में। गोपाल जानता था कि मालकिन से ज़्यादा तान्या को साफ सफाई से रहना बेहद पसंद है। वे दोनों कार से कुछ दूर पार पर आकर खड़ी हो गई थी। गोपाल ने परिचय कराया, यह मेरी पत्नी रानी और यह मेरी बेटी निंदिया। फिर उसने रानी और निंदिया को आदेश दिया कि अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही है, यह हमारी मालकिन है। वह तान्या बिटिया बढ़कर दोनों के पैर छुओ। अनिला ने तो पैर छुआ लिए, पर तान्या पीछे हटती हुई बोली, मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं, बस नमस्ते करो। कहकर वह मेन गेट खुलवाकर घर के अंदर प्रवेश कर गई। रानी पीछे पीछे थी। गोपाल ने डिक्की से पहिएदार सूटकेस निकालकर निंदिया को अंदर ले चलने को कहा और बाकी सामान खुद लाया। तान्या तो सीधी फ्रेश होने चली गई थी। अनिला ड्राइंग रूम में अपने उस चिर परिचित सोफे पर बैठ गई थी, जहां से उन्हें अपने पति का बड़ा सा तैल चित्र लगातार दिखता रहता। गोपाल सूटकेसों को उनके निर्धारित स्थान पर रखकर अनिला के सामने आया और अपने दोनों हाथों की हथेलियां आगे फंसाकर खड़ा होते हुए बोला, मालकिन, आपके और बिटिया के लिए गरम गरम चाय बनवाऊं या कॉफ़ी? रानी सब बनाना जानती है। गोपाल की बात का उत्तर देते हुए अनिला बोली, तान्या को आने दो, उसकी जो इच्छा होगी वह बना लेना। फिर उन्होंने रानी और नंदिता पर एक गहरी नज़र डाली और गोपाल से पूछा, क्यों गोपाल, बर्तन बांचने वाली मंजरी और झाड़ू पोछे वाली कामियाँ आ रही हैं ना? नहीं मैडम, संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक बाई का घर के अंदर आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पिछले 4 दिनों में मैंने इन दोनों को सारे काम सिखा और बता दिए हैं। अपने क्वार्टर में गर्म पानी से सवेरे शाम नहाना, हर काम करने से पहले और बाद में हाथ धोना मैंने सिखा दिया है, लेकिन अभी तो इन्होंने हाथ नहीं धोए हैं। निंदिया ने हमारा सूटकेस उठाया, रानी ने मेन डोर का लॉक खोला, दरवाज़ा हाथ से धकेला और तुमने भी एयरपोर्ट पर ट्रॉली छुई, हमारा लगेज छुआ, पर हाथ कहाँ धोए? तान्या शावर बाथ लेने के बाद फ्रेश होकर बाथरूम से निकलकर अनिला के पास आकर बैठती हुई बोली। तान्या की बात सुनते ही गोपाल सकपका गया। वह बाहर बागीचे वाले नल पर जाकर हाथ धोने के लिए निंदिया का हाथ पकड़कर लपका। रानी भी पीछे पीछे जाने लगी तो तान्या सर्विस वॉश बेसिन की तरफ इशारा करते हुए तीनों से बोली, अभी तो वहाँ रखे साबुन से हाथ धो लो और सभी करीब 20 सेकंड तक साबुन से हाथ रगड़ रगड़ कर धोएंगे। वे तीनों जब हाथ धोने चले गए तो तान्या माँ के सामने बैठती हुई बोली, माँ, आप भी फ्रेश हो लो, मैंने गीज़र ऑन कर दिया है। शावर बाथ ले लोगी तो अच्छा लगेगा। मन ना करे तो गर्म पानी से हाथ मुंह धो लेना। माँ की वहाँ से उठने की इच्छा तो नहीं थी। वह कुछ देर और अपने पति की तस्वीर से मौन बातें कर लेना चाहती थी, पर तान्या की बात थी, सफ़र की थकान भी थी, इसलिए वे जल्दी फ्रेश होकर आ गईं। तान्या की कॉफ़ी पीने की इस समय इच्छा नहीं थी, उसका ग्रीन टी पीने का मन था, इसलिए उस रानी को उसके लिए बोलकर उसने माँ से पूछा, आपको भूख तो नहीं लगी है? अनिला ने घड़ी देखी, 12:30 बज चुके थे। वे तान्या से बोली, समय बहुत हो गया है, स्नैक चाय के साथ ले लेते हैं। चाय के साथ थोड़े से स्नैक लेकर तान्या आज अनिला वाले कमरे में ही सो गई। उनके कमरे में जाते ही गोपाल ने घर का मेन डोर लॉक किया और अंदर के बरामदे से होता हुआ रानी तथा निंदिया के साथ अपने क्वार्टर में जाकर लेट गया। कार उसने गैरेज में खड़ी कर दी थी। सवेरे वातावरण खामोश था। लॉकडाउन का पहला दिन, पक्षियों ने भी मानो चहकना बंद कर दिया था। तान्या ने पूरी सतर्कता के साथ रानी और निंदिया को पूरा दिन कोविड-19 की सावधानियों के साथ साथ कई बार हाथ धोने के निर्देश दिए। गोपाल का पूरा दिन घर बाहर के सारे उपयोग में आने वाले सरफेस और अपने क्वार्टर के भीतर की वस्तुओं को सैनिटाइजर करने में बीता। लॉकडाउन के 5 दिन ऐसे ही बीते। इस बीच तान्या ने 2 बार तेजस से यूनिवर्सिटी के हालचाल लिए। यह पता चलते ही कि यूनिवर्सिटी
अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है, वह थोड़ी निराश और उदास हो गई। कर भी क्या सकती थी। रोज न्यूज़ चैनल पर भारत और विदेशों में संक्रमण के बढ़ते आंकड़े देख देख कर चिंतित होने के घर के बाहर जाने का सवाल ही नहीं था। अपने कमरे से निकलकर दिन में कई बार माँ के पास भी जाकर बैठी। अपनी कोर्स की किताबों में भी उसका मन नहीं लगा। उसने कई बार एरोप्लेन में नितिन के साथ गुजरे पलों को याद किया। माँ को खांसी आनी शुरू हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान अक्सर माँ के स्वास्थ्य की तरफ चला जाता। उन्हें कफ सिरप पिलाकर कुछ देर उनके पास बैठकर उनका मन बहलाती। फिर जब वे नॉवल हाथ में उठा लेती तो वह वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती। पिता के मरने के बाद उनके अपने कमरे में विंग कमांडर सुंदर बहादुर की यादें हर तरफ मौजूद थीं। माँ ने अपने पलंग के सामने एक आकर्षक युगल चित्र लगवा लिया था, जिसमें वे वर्दी पहने पति के साथ एक आकर्षक बनारसी साड़ी में सजी धजी खड़ी थी। शुरू में तो कई बार उस चित्र को देखकर किन्हीं यादों में डूब जाती, फिर रोने लगती, पर तान्या की उम्र बढ़ने के साथ सब सामान्य हो गया। पति की यादों से जुड़ा दूसरा तैलचित्र ड्राइंग रूम की दीवार पर उन्होंने लगवा ही रखा था, जिसके सामने पड़े सोफे पर बैठकर उन्हें न जाने क्यों बड़ी तसल्ली मिलती थी। लॉकडाउन का आज 7वां दिन था। सवेरे जब तान्या माँ के कमरे में रोज की तरह चाय पीने बैठी तो माँ की तरफ देखकर हैरान रह गई। माँ से चाय का घूंट सटका नहीं जा रहा था। तान्या ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का प्याला स्टूल पर रखा और उनके करीब पहुंचकर उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ मम्मा? गले में खराश हो रही है और चाय का घूंट सटका नहीं जा रहा। अनिला बड़ी मुश्किल से बोल पाई। अगले ही पल अपने हाथ में पकड़ा कप नीचे रखते हुए अपना माथा दबाते हुए बोली, तान्या सिर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है, लगता है बुखार आ जाएगा। कुछ देर बाद उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होने लगी। तकलीफ की अधिकता के कारण वे बेचैन होने लगी थी। ऐसी स्थिति देखकर तान्या ने निंदिया को आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर तान्या के साथ किचन में काम करती रानी भी कमरे में आ गई। तान्या ने निंदिया को देखते ही कहा, तुम अपने क्वार्टर जाकर अपने पिता को तुरंत बुला लाओ। फिर वह रानी की तरफ मुड़ते हुए बोली, तुम चाय के कप यहाँ से उठा ले जाओ, फिर आकर माँ के पास 2 मिनट बैठो। मैं अपने कमरे में रखा अपना मोबाइल लाकर डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। इस समय उसने डॉक्टर नितिन से ही बात करना उचित समझा। एक बार तो पूरी रिंग बज गई, नितिन ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा भी वही हुआ। उसने बिना हिम्मत हारे तीसरी कॉल लगाई। इस बार कॉल कनेक्ट हो गई। डॉक्टर नितिन, मैं तान्या बोल रही हूँ। हाँ, मैं आवाज़ पहचान गया, तुम्हारी आवाज़ तो मेरे जहन में बस चुकी है। उसने अपनी मम्मी का सारांश में हाल बताया, फिर बोली, मैं अपने ड्राइवर के साथ आपके हॉस्पिटल आ रही हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के वातावरण में सारे स्टाफ को घंटों पीपीई किट पहनकर रहना पड़ता है। तुम अपना पता मुझे एसएमएस कर दो, मैं तुरंत एम्बुलेंस भिजवाता हूँ। डॉक्टर, मैं भी माँ के साथ आना चाहती हूँ। तान्या, यह महामारी बहुत खतरनाक स्टेज पर है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तुम्हारा आना उचित नहीं है, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे रहते तुम्हारी मम्मी का विशेष ख्याल रखा जाएगा। उनके सारे टेस्ट करवाए जाएंगे। जैसा तुमने बताया, सिम्टम्स तो सारे कोविड वाले हैं। मैं एडवाइस करूँगा, प्लीज़ तुम जोखिम ना लो। मम्मी को एडमिट कराने के बाद जब उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो उनकी पूरी रिपोर्ट देने मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म होते ही तुम्हारे घर आता हूँ। ओके। तान्या फ़ोन करके पलटी तो सामने गोपाल खड़ा था। क्या आदेश है बिटिया? मैंने कार सैनिटाइज़र करके बाहर खड़ी कर दी है। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का इंतज़ार करना होगा। लॉकडाउन के कारण प्राइवेट वाहन की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है। कहती हुई वह मास्क लगाकर ग्लव्स पहनती हुई माँ के सामने पहुंची। माँ का बुखार पहले से तेज़ हो गया था। उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह खांसना चाह रही थी पर खांस नहीं पा रही थी। उनका हाथ बार बार गले पर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका दम घुट रहा हो। तान्या उन्हें गर्म पानी पिलाने का प्रयास कर रही थी। गोपाल समझ गया था कि यह कोविड का ही अटैक है। करीब 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस अपना सायरन बजाती हुई बंगले के मेन गेट के सामने आ खड़ी हुई। एम्बुलेंस के अंदर सक्रिय स्टाफ ने अनिला को अपने कब्जे में लेकर फर्स्ट एड देनी शुरू कर दी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क किट लगा दी। नर्स,
अपने काम में जुट गई और उसी एम्बुलेंस से आए स्टाफ में से एक ने घर से बाहर हाउस अंडर आइसोलेशन का पोस्टर चिपका दिया और दूसरी नर्स ने तान्या समेत गोपाल और उसके परिवार के स्वैब टेस्ट के बाद रैपिड कोरोना टेस्ट सैंपल लिए। कुछ देर बाद एम्बुलेंस सायरन बजाती चली गई। तान्या ने घरों की खिड़कियों से झांकते लोगों पर नजर डाली। उसे अपनी ओर देखता पाकर सब अपने स्थान से ऐसे हट गए मानो तान्या से नजर भी मिल गई तो उन्हें भी कोरोना जकड़ लेगा। इस बीमारी ने तो सभी संबंधों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। ये वही पड़ोसी थे जो पिता के ना रहने पर कई दिनों तक माँ को सांत्वना देने आते रहते थे। तान्या ने एक नज़र अपने दरवाजे पर चिपका दिए गए पोस्टर पर डाली। पूरे घर को आइसोलेशन में रख दिया गया था और घर के सदस्यों के मूवमेंट पर पूरी तरह पाबंदी थी। उसने गोपाल को कार गैरेज में खड़ी करके अपने क्वार्टर में जाने के निर्देश दिए। अपने लिए रानी से पुनः चाय बनाकर लाने को कहा। फिर निंदिया के साथ माँ के कमरे की हर चीज़ को सैनिटाइज करने में जुट गई। कुछ देर बाद उसने ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीते हुए परिस्थितियों का आंकलन किया। जाने क्यों उसे नितिन पर विश्वास था। वह जानती थी कि नितिन के रहते माँ को सही इलाज मिल जाएगा। कुछ सोचकर उसने मामा जी को माँ के कोरोना संक्रमित होने की खबर देने के लिए फ़ोन लगा दिया। उधर से मामा जी की आवाज़ सुनाई दी, हेलो तान्या, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ मामा जी, पर माँ को कोरोना का संदेह होने के कारण अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर नितिन ने एम्बुलेंस भिजवा दी थी। डॉक्टर नितिन का नाम तो मेरे कानों में पहली बार पड़ा है। हाँ, इस बार प्लेन में उससे मुलाकात हुई थी। अच्छी हाइट का हैंडसम डॉक्टर है, बहुत स्मार्ट है। यह तो अच्छा हुआ कि मुंबई एयरपोर्ट पर बिछड़ते समय उसने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दे दिया था। इसलिए मम्मी की तबीयत बिगड़ते देख मैं उसे फ़ोन लगाकर बात की तो उसने आधे घंटे के भीतर ही अपने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भिजवा दी। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो तान्या बोली, मामा मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, यह लो, मामी से बात करो और डॉक्टर का मोबाइल नंबर मामी को नोट करा देना। मैं ज़रा तुम्हारी नानी को ये अनिला के बारे में सूचित कर दूँ। तान्या ने अपने दिल का सारा हाल अपनी दोस्त सरीखी मामी को बता दिया। बोली, मामी तुम कहा करती थी ना कि लंबी लड़कियों को शादी के लिए लंबे लड़के मुश्किल से मिलते हैं, पर मुझे तो आराम से सुंदर लड़का मिल गया, वह भी डॉक्टर। कुछ देर और बातें करने के बाद डॉक्टर नितिन का कॉल अपने मोबाइल पर फ्लैश होते देख कर उसने मामी वाली कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और नितिन की कॉल रिसीव करी। नितिन ने बताया, तान्या तुम्हारी माँ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें एडमिट करके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। मैं ड्यूटी ऑफ होते ही अपने घर जाकर नहा धोकर तुमसे मिलकर माँ का बाकी हाल बताऊंगा। कॉफ़ी तो पीने को मिलेगी ना? ऑफ कोर्स, तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। और हाँ, शायद रुड़की से मेरे निकुंज मामा का फ़ोन तुम्हारे पास आए। माँ का हालचाल पूछेंगे, तुम डिटेल से सब बता देना। ठीक है, बता दूंगा, लेकिन मामा को चिंता में डालने की क्या ज़रूरत थी? इस लॉकडाउन में कोई भी आ जा तो सकता नहीं है, बस अपने लोग सुनकर परेशान ज़रूर होते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं उनकी कॉल अटेंड कर लूँगा। तुम उनका नेम कार्ड मुझे एसएमएस कर देना। ओके, तान्या ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट मामा को नितिन का नेम कार्ड सेंड करके वह डॉक्टर नितिन के बारे में सोचने लगी। कितनी जिम्मेदारी से डॉक्टर अपना रोल निभाते हैं। वह तो यह जानती थी कि आजकल डॉक्टर इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि पैसे के आगे मानवीयता को भी उन्होंने ताक पर रख दिया है। हॉस्पिटल का तो हाल और भी बुरा है। मर चुके आदमी को भी वेंटिलेटर पर रखकर कृत्रिम सांस के द्वारा सीना फूलता पिचकता दिखाकर हॉस्पिटल बिल को बढ़ा दिया जाता है। मगर नितिन के व्यवहार से तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। उसने खुद ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कर समय से माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब शीघ्र इलाज मिलने पर माँ ठीक भी हो जाएंगी। मान लो किसी कारण माँ को कुछ हो गया, तब वह क्या करेगी? इस विचार ने भी उसको घेरा, परंतु उसने तुरंत अपने सिर को झटका और रानी को मंचूरियन और जीरा राइस बनाने के निर्देश देती हुई एक बार और शावर बाथ लेने के लिए बाथरूम में घुस गई। तान्या अपनी मम्मी के साथ नानी के घर रुड़की आई। छुट्टियां खत्म होने के बाद वे वापस जाने के लिए एयरपोर्ट गए। जिस फ्लाइट से वे वापस जा रहे थे उसमें साथ वाली सीट पर डॉक्टर नितिन से तान्या की मुलाकात हुई। वह इंटर्नशिप कर रहा था। बातचीत के दौरान तान्या नितिन की तरफ आकर्षित हो गई। हवाई जहाज से बाहर निकलते ही तान्या की मम्मी को
लगातार सूखी खांसी होने लगी। तब डॉक्टर नितिन ने उन्हें मास्क पहनने की सलाह दी और सबसे अलग बैठने को कहा। फिर तीनों एक साथ बाहर निकले और नितिन ने तान्या को अपना फ़ोन नंबर दिया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद तान्या गाड़ी में बैठ चुकी थी। वह कोरोना वायरस के फैलने से चिंतित थी। घर पहुंचने के बाद उसकी सोसाइटी में भी सब कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा था। पड़ोसी दूर से ही हेलो हाय कर रहे थे। पड़ोसी मिलने तक से बच रहे थे। 2-3 दिनों बाद तान्या की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज़ बुखार था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जांच रिपोर्ट में वे कोरोना पॉजिटिव निकली। माँ को अस्पताल में एडमिट कराने के बाद तान्या परेशान थी, क्योंकि वहाँ भी सभी डरे हुए थे और अफरा तफरी का माहौल था। शाम ढलते ही नितिन हॉस्पिटल की वैन से तान्या से मिलने और अनिला का हालचाल बताने आ गया। तान्या को पूरा विश्वास था कि नितिन उससे मिलने ज़रूर आएगा, इसलिए आज न जाने क्यों उसने अपने को कुछ ज़्यादा ही आकर्षक बना लिया था। सुंदर तो वह थी ही, और बस हल्के मेकअप के साथ बालों के स्टाइल ने उसे मोहक बना दिया था। बेल बजते ही उसने निंदिया को निर्देश दिए और कहा, आने वाला अगर अपना नाम डॉक्टर नितिन बताए तो सीधे ड्राइंग रूम में लाकर बिठा देना, और हाँ, उनके हाथ ज़रूर सैनिटाइज करवा लेना। निंदिया ने ऐसा ही किया। नितिन को थोड़ा इंतज़ार कराकर तान्या ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए मुंह से गले की तरफ मास्क सरकाकर पूछा, वेलकम डॉक्टर, मम्मा कैसी हैं? अपने मुंह और नाक पर चढ़ाया मास्क नीचे सरकाते हुए नितिन बोला, कोरोना का ही अटैक है। उस दिन एयरपोर्ट पर वो जिस फॉरेन लेडी के पास बैठी थी, मुझे पूरा विश्वास है कि उसी से उन्होंने वायरस कैरी किया है। लेकिन तब से तो 7 दिन हो गए, आज कैसे इसका अटैक हो गया? तान्या, यही तो कठिनाई है कि इस वायरस का अटैक तुरंत नहीं होता है। 10 दिन के भीतर यदि शरीर में नहीं मरा तो कभी भी अटैक कर सकता है। इसमें हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत काम करता है। वैसे ट्रीटमेंट शुरू हो गया है और तुम सबकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी मैंने जल्दी मंगवाई है। और डॉक्टर, यदि तान्या कुछ कहना चाहती थी, पर नितिन बोल पड़ा, तान्या, तुम मुझे केवल नितिन पुकार सकती हो। डॉक्टर तो मैं हॉस्पिटल के लिए हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। फिर मेरे लिए तुम क्या हो? तान्या ने बेबाकी से पूछा तो नितिन मास्क उतारकर मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो केवल मित्र हो सकता है कि आगे चलकर कुछ हो जाऊं, और कुछ न हो पाए तो तब की तब देखी जाएगी। पर यह बात तो सच है, प्लेन में हुई तुम्हारी दोस्ती ने मेरी राह आसान कर दी। मेरे अरमान तुम्हारे जैसी ही लड़की से शादी करने के थे, और तुम्हें देखते ही मन तुम्हें चाहने लगा है। नितिन, पहले माँ को ठीक होना ज़रूरी है। दूसरे, उन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। शादी होती भी है तो मैं उन्हें अपने साथ ही रखना चाहूँगी। शादी तभी करूँगी जब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इसी बीच निंदिया कॉफ़ी और स्नैक्स रख गई थी। सेंटर टेबल के इस पार सोफे पर तान्या बैठी थी और दूसरी तरफ नितिन। दोनों के बीच मतलब भर की दूरी थी। मास्क गले की तरफ सरकाकर दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीते रहे। तान्या ने स्नैक्स की प्लेट नितिन की तरफ बढ़ाते हुए कहा भी, कुछ लो ना, पर नितिन ने मना कर दिया। कॉफ़ी खत्म हुई ही थी कि नितिन का फ़ोन बज उठा। कॉल रिसीव करते ही वो उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना होगा। एक सीरियस केस आ गया है। आई हैव टू अटेंड हर। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी नितिन। तान्या के मुंह से ये शब्द सुनकर नितिन के माथे पर कुछ देर को चिंताएं उभरी। फिर उसने मास्क लगे ही कहा, ओके, तुम्हारे लिए पीपीई किट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जोखिम भी पूरा है, लेकिन चलो चलते हैं। मैं अपने रिस्क पर तुम्हें साथ ले चलता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवाकर उसी वैन से वापस भिजवा दूंगा। हॉस्पिटल की पिकअप वैन को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल के वैन ड्राइवर को तान्या के साथ पीछे की सीट पर बैठे नितिन ने कुछ निर्देश दिए। उसने कुशलता के साथ वैन को हॉस्पिटल वाली रोड पर डालकर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में तान्या ने पूछा, नितिन, ये बताओ, यदि मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई तब क्या करोगे? तब सबसे पहले सारे मरीजों को छोड़कर हम तुम्हारा इलाज करेंगे। और तब भी मैं ना बच पाई तो? उसके इतना कहते ही नितिन ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए और बोला, अब तुम्हें मेरे लिए जीना है तान्या, और मुझे तुम्हारे लिए। ग्लव्स में लगे सैनिटाइज़र की हल्की सी महक तान्या की नाक में घुस गई। और कोई वक्त होता तो वो सैनिटाइज़र की महक बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन इस समय उसे वो महक अच्छी लगी। फिर जब नितिन ने अपना एक हाथ उसके एक कंधे के ऊपर से निकालकर
अपनी हथेली उसके दूसरे कंधे पर प्यार से रख दी तो वो उसकी तरफ थोड़ी सी सरक आई। दोनों ने ही मास्क पहन रखे थे और नितिन ने आदतन हैंड ग्लव्स पहने हुए थे। कंधे पर रखा ग्लव्स पहना नितिन का हाथ तान्या को कुछ प्यार भरे मौन संदेश रास्ते भर देता रहा। हॉस्पिटल में अंदर ले जाने से पहले नितिन ने तान्या के लिए पीपीई किट की व्यवस्था करके उसे सिक्योर किया। माँ के पास 1 घंटा बिताकर तान्या संतुष्ट सी जब घर वापस आ रही थी तो उसे फिर लगा कि उसकी धड़कनों में सुर वास्तव में पहले जैसे नहीं रहे, संगीतमय हो गए हैं। ज़रा सी मुलाकात में ही उसने माँ को बता दिया था कि वह नितिन से प्यार करने लगी है और मामी को भी फ़ोन पे उसने बता दिया है कि उसने लड़का पसंद कर लिया है। नितिन उसके बाद 2 बार और तान्या से मिलने आ पाया और हर बार तान्या ने चाहा कि वो मास्क और दूरी का डर छोड़कर नितिन के सीने से चिपक जाए, पर ऐसा हो ना सका। नितिन को भी हॉस्पिटल में थोड़ी फुर्सत मिलती तो वो भी तान्या को फ़ोन लगा लेता और प्यार भरी बातें करता, फिर बताता कि उसकी माँ अब खतरे से बाहर है। इस बीच रुड़की से नानी और मामा मामी के भी फ़ोन आते रहे और माँ के कोरोना संक्रमण से बचकर घर आने की बात सुनी तो सबसे पहले नानी का फ़ोन आया। तान्या बेटी, मन तो कर रहा है कि तुम्हारे पास हम सब पहुंच जाएं, पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि लॉकडाउन में कहीं निकल ही नहीं सकते। तुम अपना ध्यान रखना। जब माँ कोरोना महामारी की जंग जीतकर विजयी भाव के साथ घर लौटी तो तान्या ने उनके कमरे में आराम करने की व्यवस्था करके उन्हें बेड पर लेटाने के बाद पूछा, मम्मा, नितिन साथ में नहीं आए? हाँ, वो नहीं आ पाया। मुझे घर भेजने की सब व्यवस्था तो उसने कर दी थी, पर चलते समय उससे मुलाकात नहीं हो पाई। सुनते ही तान्या ने नितिन को फ़ोन मिलाया, पर वह स्विच ऑफ आया। पिछले 4 दिन से यही हो रहा था। 2 बार तो नर्स ने बताया कि मैडम, डॉक्टर किसी से नहीं मिल सकते। माँ तो घर आ गई। ट्रेनिंग सेंटर के शीघ्र खुलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लॉकडाउन के कारण वो घर से कहीं निकल नहीं सकती थी। नितिन ने फ़ोन उठाना बंद क्यों कर दिया? अस्पताल में ज़्यादा बिजी हो गया होगा। केसेस भी तो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यही सब सोचकर वो अपने को तसल्ली देती रहती। इसी बीच जब नानी का फ़ोन आया तो अपने मन की बात बताते हुए उसने कहा, नानी, आप और मामी अक्सर कहते थे कि अब और लंबी मत हो जाना, वरना बड़ी मुश्किल से लड़का मिलता है। और जब मैंने लड़का पसंद कर लिया तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। नानी, मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, बस उसे भूल जा, क्योंकि मेरा अब तक का अनुभव कहता है कि हर डॉक्टर चाहता है कि उसका ब्याह डॉक्टर लड़की से हो, क्योंकि किसी और प्रोफेशन की लड़की से उसका रूटीन मेल नहीं खाता है। फिर तेरे मामी मामा भी यही चाहते हैं कि जब तुझे आर्मी ज्वाइन करनी है तो तू एक सिविल डॉक्टर से कैसे तालमेल बैठा पाएगी। बेचैनी में उसने मामा मामी से अगले दिन बात करी। उन्होंने भी उसे समझाया कि हाइट इत्यादि की बात तो ठीक है, पर जब तू पायलट अफसर बनकर मिलिट्री ज्वाइन कर लेगी तब क्या होगा? असल में मिलिट्री पर्सन्स की लिविंग स्टाइल तथा अनुशासन और सिविलियंस की सोच में बहुत अंतर होता है, इसलिए तू नितिन को भूल जा। पर तान्या ने वास्तव में नितिन को अपना दिल दे दिया था और उसने अपनी किताब नितिन के सामने खोल दी थी, इसलिए वो उसे बंद करने के मूड में नहीं थी। बल्कि जब माँ के मुंह से भी उसने शब्द सुने कि बेटे, अभी तो तेरी पढ़ाई बाकी है और तेरा सपना भी अधूरा है, फिर मामा मामी और तेरी नानी भी नहीं चाह रहे तो नितिन की तरफ से तू ध्यान हटा ले। लेकिन तान्या, जिसकी धड़कनों के सुर बदलने के बाद इतने मधुर हो चुके थे जिन्हें अब वो किसी कीमत पर बदलना नहीं चाहती थी, उसका किसी काम में मन लगना बंद हो गया। वो अपने कमरे में बंद रहने लगी। मामा मामी और नानी से उसने बात करना बंद कर दिया। बस कभी कभी नितिन के नंबर पर फ़ोन लगा लेती, लेकिन उधर से लगातार स्विच्ड ऑफ पाकर वो अजीब सी उलझन में गिर जाती। लॉकडाउन का दूसरा दौर भी शुरू हो गया। माँ को घर आए हुए भी 15 दिन हो गए, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज चमका। तान्या, कैसी हो? आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। असल में लोगों की बीमारी दूर करते करते मैं खुद संक्रमित हो गया था। किसी से मिल नहीं सकता था, मोबाइल में मुझसे दूर कर दिया गया था। आज 15 दिन बाद जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। इसी बीच हर पल हर दिन तुम्हें याद करता रहा। तान्या ने जवाब में तुरंत नितिन को मैसेज ना करके कॉल लगा दी और कहा,
जब तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तब तो माँ हॉस्पिटल में थी, उन्हें बता देते तो इतने दिन में परेशान होकर रोती ना रहती। इसका मतलब है कि माँ ने तुम्हें नहीं बताया? जिस समय मेरी रिपोर्ट आई थी उस समय तो मैं तुम्हारी माँ के पास ही बैठा था, क्योंकि वो मेरे ही मोबाइल से रुड़की वाले मामा जी से बातें कर रही थी और मामा जी को भी उन्होंने ये खबर दे दी थी कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था वह खुद संक्रमित हो गया है। फिर मेरी रिपोर्ट आने के बाद मुझे वहाँ से तुरंत हटाकर अन्य चेकअप के लिए ले जाया गया। तब भी मोबाइल उनके पास ही मैं छोड़ गया था। तान्या का माथा ठनका। उसने नितिन से कहा, तुम अपना ध्यान रखो, मैं कुछ देर में तुम्हें फ़ोन लगाती हूँ। ओह, तो इसका अर्थ है कि मम्मी और मामा दोनों जानते थे कि नितिन कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तभी मुझसे ये बात छिपाकर ऐसे बातें की जा रही थी। उसे भूल जाओ, मिलिट्री और सिविलियन की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। लंबे लड़के और मिल जाएंगे। उसे सबसे ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि माँ ने उससे यह बात छिपाई, इसलिए वह तेज़ी से माँ के कमरे में गई। माँ स्वस्थ लग रही थी और नॉवल पढ़ने में व्यस्त थी। उनके पास पहुंचकर वह आदेश में बोली, माँ, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे, इतने गुस्से में क्यों हैं? किस उम्मीद की बात कर रही है मेरी प्यारी बेटी? यही तुम्हारी बेटी के प्रति प्यार है कि जिस डॉक्टर ने तुम्हारी संक्रमण से जान बचाई, उसके खुद संक्रमित होने की बात तुमने मुझसे छिपाई। क्यों माँ, क्यों? बेटी, तेरे मामा और नानी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने क्यों मना किया? क्योंकि तेरी नानी और मामा का सोचना था कि मिलिट्री परिवार से पली बड़ी लड़की उसी परिवेश में ही खुश रह सकती है। दूसरे, इस उम्र में कोरोना पॉजिटिव लड़के से शादी के पक्ष में वे नहीं थे। उनका सोचना था कि इस खतरनाक वायरस से अगर तू भी संक्रमित हो गई तो तेरा भविष्य भी चौपट हो सकता है। वाह मम्मी वाह, बड़ा अच्छा तर्क देकर तुम्हें समझा दिया नानी और मामा ने, और तुम समझ भी गई। लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि जब तुम इतने खतरनाक वायरस के प्रभाव में आने के बाद भी बचकर आ सकती हो तो डॉक्टर क्यों नहीं? माँ, तुम सब भले ही कुछ भी सोचो, पर अब मैं नितिन के साथ ही बिताऊंगी और उसके साथ ही मरूंगी। तुम नानी और मामा को बता देना और कह देना कि तान्या जिन सपनों को देखती है उन्हें पूरा भी करना जानती है। मैं आज से मामा और नानी से कोई बात नहीं करूँगी। कहती हुई तान्या माँ के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। उसने नितिन को फ़ोन लगा दिया। बोली, आज तुमसे एक वादा लेना है। कैसा वादा? नितिन ने उधर से पूछा। यही कि तुम वास्तव में मुझसे ही शादी करोगे ना? हाँ, तुम ही से करूँगा। ठीक होने के बाद कोई और पसंद तो नहीं आएगी? एक डॉक्टर के नाते मुझे इतनी फुर्सत कहाँ मिलेगी जो तुम जैसी दूसरी ढूंढता फिरूं? तो यह बताओ कि कब तक ठीक हो रहे हो? ठीक तो हो गया हूँ, बस तीसरी रिपोर्ट और नेगेटिव आ जाए। पर ऐसी बातें तुम आज क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे अपने मामा मामी, मम्मी और नानी का यह भ्रम तोड़ना है कि कोरोना संक्रमित हो जाने वाले व्यक्ति से शादी करना एक जवान लड़की के लिए जोखिम भरा है। ठीक है तान्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर अभी तो शादी और ऐसे सारे फंक्शंस बंद हैं। जब सब कुछ ओपन होगा तो सबसे पहले हम ही शादी करेंगे। लॉकडाउन खत्म हो गया, नितिन ठीक होकर फिर संक्रमितों की सेवा में जुट गया। अभी तक लगभग रोज़ ही दोनों की फ़ोन पर बातें होती थी। अनलॉक 1 में दोनों एक पार्क में सारी सावधानियों के साथ मिले। मास्क पहने पहने ही एक दूसरे को प्यार किया। अनिला से तान्या केवल काम की ही बातें करती। एक दिन माँ ने बताया कि बेटी, मामा और नानी तुझसे बात करना चाहते हैं। ऐसी भी क्या जिद है? क्या तू सदा के लिए उनसे रूठी रहेगी? मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, नानी से भी नहीं। नहीं, तू अपना बचपन भूल गई जब नानी की गोद में चढ़कर बैठ जाती थी और हर जिद पूरी करवा लेती थी। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, उनकी गोद में नहीं बैठ सकती। ठीक है, अब तू बड़ी हो गई है और यह जान ले कि बड़ी होने पर उन्हें फ़ोन करना भी गोद में बैठने के बराबर है। तू बात करेगी तो शायद वो तेरी यह बात भी मान जाएं। देख, मैं अपने मोबाइल से उन्हें फ़ोन लगाती हूँ, तू अपनी बात तो कह के देख। फिर तेरे मामा मामी भी कल वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। कहते कहते अनिला ने अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया और उधर से हेलो की आवाज़ सुनते ही तान्या को फ़ोन पकड़ाकर बोली, बेटी, नानी तुझसे बात करना चाह रही हैं। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उसने नानी से बात करनी शुरू की।
हाँ नानी, बोलो, क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर तेरा रूठना नहीं। पता है, तेरी आवाज़ सुने पूरा 1 महीना हो गया है। मुझे बता, तू क्या चाहती है? तुझे पता है कि तेरी खुशी ही हम सबकी खुशी है। पर नानी, आप सब तो मेरी खुशी मुझसे छीनना चाहते हो। हाँ, मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गए थे। फिर लगा कि मेरा जीवन अब रह ही कितना गया है। मैं क्यों अपनी इच्छाएं तुझ पे मढ़ूं। इसलिए तू जिसे चाहती है उसी से तेरी शादी होगी। तेरे मामा को भी मैंने समझा दिया है, वे भी तैयार हो गए हैं। बस सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, तब हम सबका पहला काम तेरी धूमधाम से शादी। ओ नानी, मेरी प्यारी नानी, आई लव यू, रियली आई लव यू कहकर तान्या खुशी और आवेश में मोबाइल चूमने लगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।